बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। आज के वीडियो में बच्चे हम मेंडल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और मेंडल के वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल ने क्या किया और किस तरह अपना काम परफॉर्म किया और अपने काम को किस अंजाम तक पहुंचाया, तो ये पढ़ेंगे। आइए बच्चे शुरू करते हैं मेंडल की हिस्ट्री। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको हम शॉर्टकट बच्चे जे मेंडल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। मेंडल को पायनियर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स और फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स बोला जाता है। पायनियर का मतलब यह कि सबसे पहले जीन पर, जेनेटिक्स पर, जेनेटिक करैक्टर पर काम मेंडल ने शुरू किया था। इसीलिए बच्चे मेंडल को पायनियर ऑफ द जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स का लफ्ज बोला जाता है, या बच्चे फादर ऑफ जेनेटिक्स का लफ्ज बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज क्लासिकल जेनेटिक्स? थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑन जीन इज नोन एज क्लासिकल जेनेटिक्स। जब हम जीन की थ्योरी पढ़ते हैं और जीन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं फील्ड में, तो इस किस्म के वर्क को हम, इस किस्म के स्टडी को हम क्लासिकल जेनेटिक्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ द जीन एंड कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया। सो देयरफॉर फादर ऑफ द जेनेटिक्स और फादर ऑफ द क्लासिकल जेनेटिक्स हम उसको बोलते हैं। मेंडल 22 जुलाई 1822 को ब्रन, जिसका एडवांस नाम है ब्रनो, और ये बच्चे मोरेविया सूबे, जिसको हम चेक रिपब्लिक कहते हैं, चेक रिपब्लिक एक मुल्क है, उसके सूबा मोरेविया के एक शहर ब्रन, जिसका नया नाम ब्रनो है, उसमें 22 जुलाई 1822 को पैदा हुआ था। और उसके बाद बच्चे उसने बचपन से ही मंक्स बनने की ख्वाहिश थी, तो उसने ब्रन के हानका, अगस्टिनियन हानका में वो मंक के तौर पर, राहिब के तौर पर काम करता था। यानी ब्रन के हानका में वो एक राहिब बन के जिंदगी गुजार रहा था। उसके बाद उसने इसी हानका के एक प्लांट फार्म को भी एज ए फार्मर ज्वाइन किया। मेंडल का बाप भी बजाते खुद एक जमींदार था। उस वक्त लोग ज्यादातर मटर को काश्त करते थे, तो इसी वजह से मेंडल ने भी इस हानका के प्लांट फार्म में मटर पर काम शुरू किया। मटर लगाए थे और उसी मटर पर उन्होंने स्टडी शुरू की। मटर के पौधे पर मेंडल ने काम शुरू किया। कौन सा मटर? मटर की काफी सारी स्पीशी हैं, जिसको हम बोलते हैं गार्डन पी, पाइजम सेटवम, जिसका बोटेनिकल नेम है। एक और मटर भी है जिसको हम बोलते हैं स्वीट पी, जिसके लिए हम बोटेनिकल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बोटेनिकल नेम है जिसका लेतारस ऑडोरेटस। याद रखे बच्चे, मेंडल ने पाइजम सेटवम पर यानी गार्डन पी पर काम शुरू किया, न कि लेतारस ऑडोरेटस यानी स्वीट पी पर काम किया। ठीक है बच्चे। उसके अलावा हमें यह भी इल्म होना चाहिए कि मेंडल ने न सिर्फ प्लांट यानी पी प्लांट पर काम किया, बल्कि उसने बच्चे हनी बी पर भी मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए। उनके बारे में भी उन्होंने क्या कर दिया? काम किया। कब? 1865 से लेकर 1863 तक इस हानका में वो बतौर
फार्मर और वो बतौर मॉन्क्स काम करता था। मॉन्क काम करता था, राहिब और एक जमींदार के तौर पर काम करता था और वहां पर वो रिहाइश पजीर भी था। मेंडल ने इन 8 सालों में मेंडल ने पी प्लांट और हनी बी में इनहेरिटेंस को स्टडी किया, हेरिडिटी को स्टडी किया, वेरिएशंस को स्टडी किया और इवोल्यूशन इन प्लांट्स एंड एनिमल को स्टडी किया। और उसके बाद इस स्टडी के करने के बाद मेंडल ने 2 लेक्चर डिलीवर किए। कहां पर? इस ब्रन के नेचुरल साइंस सोसाइटी के सामने 2 लेक्चर पी प्लांट के बारे में डिलीवर किए। कब? 1865 में। इस लेक्चर के दौरान मेंडल ने 3 मुख्तलिफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पेश किए और ये लॉज फिर उसके बाद उन्होंने इस लॉज से एक रिसर्च पेपर बना करके जिसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट हाइब्रिड्स, इस नाम से रिसर्च पेपर बना करके इस ब्रन के लोकल न्यूज़पेपर में 1 साल बाद यानी 65 में लेक्चर डिलीवर किए और उसके 1 साल बाद यानी 1866 में ब्रन के एक लोकल न्यूज़पेपर में अपने ये 3 लॉज पर मुश्तमिल रिसर्च पेपर को पब्लिश किया। याद रखे बच्चे, पब्लिश करने के बाद क्या हो गया कि लोगों ने यानी बहुत कम लोगों ने मेंडल के काम को देखा। मेंडल की जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन को मेंडेलियन इनहेरिटेंस या बच्चे हम मेंडेलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अक्सर स्टूडेंट मेंडेलियन इनहेरिटेंस और मेंडेलिज्म में फर्क नहीं कर सकते या कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे पिछले वीडियो में बच्चे हमने मेंडेलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए बच्चे यहां पर हमने ये चीज जाहिर कर दी ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो सके। उसके बाद मेंडल बिल आखिर क्या हो गया जी कि वो 8 जनवरी 1884 को 61 साल के उम्र में इस मॉनेस्ट्री के अंदर फौत हो गया और उसका जनाजा मॉनेस्ट्री के एक प्लॉट में यानी बुरल प्लॉट में जहां पर लोगों के जनाजे होते हैं वहां पर उस प्लॉट में उसका जनाजा बड़े धूमधाम से लोगों ने, बड़े कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत कर ली उसके जनाजे में। मेंडल का काम 34 सालों तक कोई न जान सका और उसके बाद जब 1900 ईयर शुरू हो गया तो उसके बाद 3 मुख्तलिफ बॉटनिस्ट जिसका नाम था होगो डी वीरीज, डच साइंटिस्ट था और यह भी बॉटनिस्ट था। एक और था जिसका नाम था कार्ल डी कॉरन्स, वो जर्मनी का एक साइंटिस्ट था। एक और था जिसका नाम था एरिक वोन चरमेक। ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला था या शर्मेक का लफ्ज भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर कर किया 1900 में और उसके करने से उन्होंने मेंडल के काम को पूरी दुनिया में एक यूनिक वैल्यू दी और लोगों को मेंडल के काम की पहचान करवाई।
इन तीनों ने मेंडल के काम को कीमती बनाया और कीमती बनाने के बाद मुख्तलिफ साइंसदानों ने फिर मेंडल के काम पर मुख्तलिफ एस्पेक्ट से अपना रिसर्च वर्क शुरू किया। याद रखें बच्चे, तीनों साइंटिस्ट में जो सेंट्रल वर्ड हैं, जिस तरह के हुगो डी विरीज, ये डी आप स्मॉल लेटर में देख सकते हैं रेड कलर में, और इसके अलावा कार्ल डी कॉरन्स में ये डी आप स्मॉल में देख सकते हैं, और एरिक वोन शिरमार्क में आप वी भी देख सकते हैं। ये स्मॉल लेटर में लिखा गया है बच्चे, याद रखो। और ये स्मॉल लेटर में क्यों लिखा जाता है? ये बतौर रेस्पेक्ट, बतौर ऑनर साइंटिस्ट ने अपने नेम क्या क्या हुआ है, मुख्तलिफ रिसर्च जर्नल में, रिसर्च बुक्स में इस तरह जो क्या स्मॉल लेटर में सेंट्रल वर्ड को तीनों ने इस्तेमाल किया। तो आप लोग भी इसको इसी तरह इस्तेमाल करते जाए। ये बच्चे कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने खुद इस तरह किया हुआ है क्योंकि इन साइंटिस्ट ने अपने नेम्स को इस तरह ही लिखवाए थे मुख्तलिफ जर्नल्स में। तो इन तीनों ने मेंडल के काम पर दोबारा रीडिस्कवर करने के बाद दुनिया में मेंडल के काम की अभी तक एक अजीब सी हलचल बनी हुई है। तो ये था बच्चे मेंडल की कुछ हिस्ट्री। अब मेंडल के काम काफी देर तक, यानी 34 साल तक, आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर हमने 34 इयर्स लिखा हुआ है, कहीं पे हमने बच्चे ये लिखा हुआ है कि 34 इयर्स के बाद, ये देखे बच्चे 34 ईयर तक, 34 सालों तक इनका काम किसी ने नहीं छेड़ा और मेंडल का काम जू का तू पड़ा हुआ था। अब मेंडल का काम क्यों इस तरह नाकाम रहा, कौन से वजूहात हैं, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, मेंडल ने अपने रिसर्च पेपर को जिस जर्नल में या जिस न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, तो उसी वक्त ये कम्युनिकेशन की, मीडिया की सोर्सेज उतने अच्छे नहीं थे जितने के आजकल के दौर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इसी तरह के टेलीग्राम और इसी तरह ट्विटर या दूसरे मुख्तलिफ जनरल वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया, ये उस वक्त नहीं था, जिसकी वजह से मेंडल का काम ज्यादातर लोगों को न पहुंच सका। तो हम कह सकते हैं कि मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन वाज नॉट सो गुड इन दोस टाइम। उस वक्त कम्युनिकेशन के सोर्सेज जो थे वो इतने एडवांस नहीं थे। नंबर 2, his idea of using maths and statistics for biology was not well accepted by scientists। उस वक्त के साइंटिस्ट और उनके जो कोलीग्स थे, उन्होंने मेंडल के काम में यानी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक के टूल्स और लॉजिक्स को इस्तेमाल करना बेहतर नहीं समझा, और उन्होंने ये बोला कि मेंडल ने बायोलॉजी में मैथ्स और स्टैटिस्टिक को शामिल किया, लिहाजा उन्होंने मेंडल के काम को रिजेक्ट किया। नंबर 3, his idea of contrasting character was not well accepted। मेंडल ने जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट के अपने रिसर्च पेपर में इंट्रोड्यूस किए, उसकी बात की, तो ये बात साइंसदानों ने सही तरह एक्सेप्ट नहीं किया, यानी इस बात को भी उन्होंने रिजेक्ट किया। नंबर 4, फैक्टर। मेंडल ने फैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कंट्रोल दी कैरेक्टर, हर वो चीज, हर वो एलिमेंट जो जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सके, उसको मेंडल ने फैक्टर या एलिमेंट का नाम दिया था, जिसको आजकल हम बच्चे जीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो मेंडल ने यह बोला कि यह डिस्क्रीट है और यह स्टेबल यूनिट है,
फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। यानी मेंडल ने यह बात की कि ये जीन क्या है, एक मुस्तकिल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती और ये एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक जाता है। तो लिहाजा इसने ये बोला कि ये ट्रेट की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ये जीन का कंसेप्ट भी उनके कुलीग्स ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं मान रहे थे मेंडल के साथ इस जीन या फैक्टर या एलिमेंट वाली बात को। नंबर 5, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ जीन। मेंडल ने भी बजाते खुद जीन को, यानी जिसको वो फैक्टर या एलिमेंट का नाम देते थे, उसकी कंपोजिशन नहीं बताई, जिस तरह के आजकल हम बताते हैं कि जीन जो है ये बच्चे डीएनए के अंदर मौजूद हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। ये बात मेंडल ने नहीं की। उसके अलावा नाइदर प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द जीन्स एग्जिस्टेंस। न उसने ये बोला कि जीन का कोई वाज़ेह प्रूफ, फिजिकल प्रूफ दिखाया कि जीन कहां पर मौजूद है, ये जीन, यानी जीन के बारे में उसने बात की, लेकिन प्रॉपरली जीन की कोई फिजिकल प्रूफ शो न किया कि जीन कहां पर होता है, किस पर मौजूद होता है, किस फॉर्म में मौजूद था, ये उसने नहीं बताया। नंबर 6, रिसर्च वर्क ऑफ मेंडल वाज वेरी एडवांस एट दैट टाइम। मेंडल ने जो काम किया था उस वक्त, मेंडल का काम उस वक्त के मुताबिक बहुत ज्यादा एडवांस था, जिस तक दूसरे साइंसदानों का जहन नहीं पहुंच सकता था, जिसकी वजह से मेंडल का काम पीछे रह गया, साइंसदानों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नंबर 7 बच्चे, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि मेंडल ने जिस जर्नल में या जिस न्यूज़पेपर में क्या क्या था, न्यूज़ पेपर वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, या बच्चे रजिस्टर्ड नहीं था। अनरजिस्टर्ड और या अनरिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर या जर्नल में मेंडल ने अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया, जिसकी वजह से साइंसदानों ने उसके काम को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी बिना पर मेंडल बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया, शादी से महरूम हो गया और बिल आखिर दिमागी तौर पर कमजोर हो गया, दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो गया, उसकी बिनाई खत्म हो गई और बिल आखिर इस मिनिस्ट्री के इस रिपब्लिक के मिनिस्ट्री में, या जिसको हम एगस्टिनियन मिनिस्ट्री में, वो काफी देर तक, काफी सालों तक पड़ा रहा, बीमार रहा और बिल आखिर क्या हो गया कि वो इस मिनिस्ट्री यानी ब्रन के इस मिनिस्ट्री के अंदर ही वो फौत हो गया। और उसकी अपनी नसीहत के मुताबिक उसने जो नसीहत छोड़ी थी कि मेरे मरने के बाद मुझे इस खानकाह के प्लॉट में दफन किया जाए, तो फिर उसको वहां पर उसका जनाजा और बाकी जो कफन दफन के रसूमात थे उसी खानकाह के फ्यूनरल प्लॉट में ही जो था वो अदा किया गया, बड़े धूमधाम के साथ। बड़े मतलब ये कि काफी साइंसदानों ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन उनका काम उसी तरह नाकाम रहा। अब मेंडल के काम में कौन से खसूसियात थे बच्चे, वो आपको बताता हूं। व्हाई डिड मेंडल वर्क वाज सो सक्सेसफुल। मेंडल का काम क्यों इतना कामयाब रहा? क्योंकि
एक तो मेंडल ने बच्चे कसीर तादाद में सैंपलिंग साइज ली थी, यानी उसने पी प्लांट के 28,000 प्लांट टेस्ट किए थे। एक बात, इस बात की वजह से मेंडल का काम ज्यादा मशहूर हो गया या ज्यादा सक्सेसफुल था। नंबर 2, यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर एनालिसिस। मेंडल ने अपने काम के लिए अपने काम में मैथमेटिकल लॉजिक्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल किए एनालिसिस के लिए, जिसकी वजह से उसका काम क्या था बच्चे, ज्यादा कारआमद और ज्यादा कामयाब रहा। और यही मैथमेटिकल लॉजिक्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स बच्चे आज भी हम एमफिल, पीएचडी और पोस्टडॉक लेवल के जो रिसर्च हम करते हैं उसमें भी हम यही चीजें इस्तेमाल करते हैं जो मेंडल ने इस्तेमाल किए थे। नंबर 3, मेंडल ने अपने इस रिसर्च के दौरान जितनी भी रिजल्ट्स कलेक्ट किए, रिकॉर्ड किए, वो सारे के सारे बड़े एक्यूरेट रिजल्ट उन्होंने लिए, जिसमें कोई गलती नहीं आई। इसी वजह से मेंडल का काम बहुत ज्यादा करआमद रहा। लेकिन बदबख्त चेक रिपब्लिक के लोगों ने इस तरह के एक अजीम सरमाए से हाथ धो बैठे और मेंडल जैसे एक अजीम साइंसदान इस दुनिया से बेचारा डिस्टर्ब हालत में चला गया। तो याद रखे बच्चे, हमें इस दुनिया में ऐसे एक अजीम साइंसदानों की, अजीम उस्तादों की, अजीम डॉक्टरों की कदर करनी चाहिए। यहां पर बच्चे एक और चीज आपको मैं बताता जाऊं, जो स्टार्ट में मैंने आपको लिखवाया था, पायनियर और फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स का लफ्ज जो यहां पर बच्चे मैंने इस्तेमाल किया था। तो इस पॉइंट से स्टूडेंट्स के दिमाग में दूसरे पॉइंट भी आते हैं कि सर बाज जगहों पे मेंडल को मॉडर्न जेनेटिक्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो याद रखें बच्चे, वो लफ्ज गलत है, क्योंकि मेंडल मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर नहीं तस्वर किया जाता, बल्कि वो क्लासिकल जेनेटिक्स का फादर तस्वर किया जाता है। यहां पर बच्चे आप देख सकते हैं, मैंने आपकी इस मुश्किल को दूर करने के लिए यहां पर लिखा हुआ है, विलियम बैटसन जिसने जीन का टर्म इंट्रोड्यूस किया था, प्रॉपर जीन का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया, उसको बच्चे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी विलियम बैटसन से मॉडर्न जेनेटिक्स शुरू होता है और ग्रेगर जॉन मेंडल से क्लासिकल जेनेटिक्स जो है बच्चे शुरू होता है। जबकि विलियम बैटसन के बाद थॉमस मॉर्गन ने जेनेटिक्स में प्रॉपर मुख्तलिफ और सबूत के साथ एक्सपेरिमेंट, जिस तरह के यहां पर इन्होंने फिजिकल प्रूफ के साथ थॉमस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला जैसे मुख्तलिफ दूसरे एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए। तो इसी वजह से बच्चे थॉमस मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, का लक़ब दिया जाता है। तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मेंडल की पूरी हिस्ट्री और मेंडल के काम क्यों कामयाब न रहे और मेंडल के काम में कामयाबी किस बात की वजह से आई। उम्मीद है कि बच्चे आपको मेरी वीडियो पसंद, आप लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।